हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने पिछली क्लास में अभिक्रिया वेग का अध्ययन किया था। हमने औसत अभिक्रिया वेग, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और आरंभिक अभिक्रिया वेग की बात की थी और हमने इनको ज्ञात किया था ग्राफ की सहायता से। आज हम देखेंगे कि अभिक्रिया वेग अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, या अभिक्रिया का जो स्टोइकियोमीतीय गुणांक है उसका अभिक्रिया वेग से क्या संबंध होता है। देखिए, जैसे हम पहले जो कल हमने देखा था उसकी बात करें तो यहाँ देखिए, हमने कल देखा था कि R कोई अभिकारक है, P कोई उत्पाद है। R किस में बदल रहा है? P में। इसके लिए हमने अभिक्रिया वेग लिखा है। कैसे लिखा था अभिक्रिया वेग? अभिक्रिया वेग बराबर लिखा था हमने R यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या सांद्रता में कमी की दर। इसी तरह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। वृद्धि की दर किसके बराबर है? अभिक्रिया वेग के। अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर हो या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर हो, उसे ही क्या कहते हैं अपन? अभिक्रिया वेग। याद किया था हमने। अब अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर कैसे पता लगाएंगे? ये अभिकारक है R, तो R की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट किसको दर्शाएगा? सांद्रता को, अपॉन समय में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन के लिए क्या लिखेंगे अपन? डेल्टा, यहाँ डेल्टा T। अभिकारक है इसलिए माइनस, ये समय अंतराल हो गया और ये हो गया सांद्रता R में परिवर्तन। अगर उत्पाद की सांद्रता से लिखें तो क्या लिखेंगे? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T प्लस। क्लियर? इस तरह अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके? अभिक्रिया वेग के। अब जैसे कोई दूसरी अभिक्रिया देखें हम, जैसे ये है PCl5 बराबर PCl3 प्लस Cl2। PCl5 बराबर PCl3 प्लस Cl2। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे? PCl5 की सांद्रता में कमी की दर, या कह सकते हैं अपन PCl5 की सांद्रता में विलोपन। PCl5 की सांद्रता में कमी आएगी, PCl3 की सांद्रता में वृद्धि होगी, Cl2 की सांद्रता में वृद्धि होगी, तो PCl5 की सांद्रता में विलोपन की दर या PCl3 के बनने की दर या Cl2 के बनने की दर किसके बराबर होगी? अभिक्रिया वेग के। तो अभिक्रिया वेग लिखें इसके लिए तो क्या लिखेंगे? PCl5 की सांद्रता में कमी की दर या PCl3 की सांद्रता में वृद्धि की दर या Cl2 में वृद्धि की दर या Cl2 की सांद्रता में वृद्धि की दर कह सकते हैं अपन ऐसा। या हम इस तरह भी कह सकते हैं PCl5 में विलोपन की दर बराबर है PCl3 के बनने की दर बराबर है Cl2 के बनने की दर के, और ये बराबर होगा अभिक्रिया वेग के। इसको हम इस तरह लिखें तो PCl5 की सांद्रता में कमी की दर क्या लिखेंगे? PCl5 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T, साइन किसका? माइनस का। इसी तरह यहाँ पर PCl3 उत्पाद है तो PCl3 की बनने की दर अपॉन बनने की दर क्या हो जाएगी? PCl3 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T, तो ये हो गई PCl3 के बनने की दर, ये हो गई PCl5 के विलोपन की दर। यहाँ चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। बराबर इसी तरह इसके लिए लिखें Cl2, तो Cl2 के बनने की दर क्या हो जाएगी? डेल्टा Cl2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T, साइन किसका? प्लस का होगा। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? इस तरह हम अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं आसानी से। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं हम देखेंगे इनको अभी।
जैसे यह अभिक्रिया है 2A बराबर B। इस अभिक्रिया में देखो A का स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक 2 है और B का स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक 1 है। या में इस अभिक्रिया से क्या पता चल रहा है कि A के 2 मोल क्रिया करते हैं और B के कितने मोल बनते हैं, 1 मोल। यानी A के विलोपन की दर B के बनने की दर से कितना गुना है, 2 गुना। जितने समय में B का 1 मोल बनता है उतने समय में A के 2 मोल विलुप्त होते हैं। A के कितने मोल विलुप्त हो रहे हैं, 2, और B के कितने बन रहे हैं, 1। ठीक है, तो A के विलोपन की दर B के बनने की दर से क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। तो अब हम अभिक्रिया वेग लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो इन दोनों को देखें हम। A के विलोपन की दर और B के बनने की दर। हमने देखा अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में विलोपन की दर या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होता है। तो A के विलोपन की दर और B के बनने की दर तो समान नहीं है यहाँ पर है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वही A के विलोपन की दर है वो B के बनने की दर से 2 गुनी है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का। 2 क्या है इसका, स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक। तो 2 का भाग दे देंगे, यानी स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्यों देंगे, समझ में आ गई बात, क्योंकि A के विलोपन की दर B के बनने की दर से 2 गुनी है और दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ कितने का भाग देंगे, 2 का। और ये बराबर किसके होंगे, अभिक्रिया वेग के। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी हम अभिक्रिया वेग को लिखेंगे तो अगर स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक है तो स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक का क्या देंगे, भाग देंगे विलोपन की दर या बनने की दर में। तो अभिक्रिया वेग, अब इससे लिखे हम तो A की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा A अपॉन समय डेल्टा T, चिन्ह किसका, माइनस का, और भाग कितने का देंगे, 2 का। क्यों देंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ 2 का क्या दे देंगे, भाग। इसी तरह B के बनने की दर B की सांद्रता डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, और यहाँ साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब इस चीज को नोट करना है आपको कि जब हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे और स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक है अभिक्रिया में, तो स्टाइकियोमीत्रिय गुणांक का क्या देंगे, भाग देंगे। क्यों देंगे, समझ में आ गई बात। अब जैसे कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, ये वाला एग्जाम्पल लें, N2 + 3H2 बराबर 2NH3। क्लियर। अब देखिए इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चल रहा है, N2 का 1, H2 के 3 और NH3 के 2 मोल हैं। यानी जितनी देर में N2 का 1 मोल अभिक्रिया करता है उतनी देर में H2 के कितने मोल क्रिया करते हैं, 3 मोल क्रिया करते हैं। और NH3 के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। यानी N2 के विलोपन की दर, हाइड्रोजन के विलोपन की दर दोनों अलग अलग हैं। N2 का 1 मोल, H2 के 3 मोल, यानी H2 के विलोपन की दर नाइट्रोजन के विलोपन की दर से कितना गुना है, 3 गुना है। तो N2 के विलोपन की दर को हम लिखें डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ये तो हो गई N2 के विलोपन की दर, और साइन किसका आएगा, माइनस का। इसी तरह H2 के विलोपन की दर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ये इसके विलोपन की दर। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, ये 3 गुनी है। H2 के विलोपन की दर N2 के विलोपन की दर से कितना गुना है, 3 गुना। तो H2 के विलोपन की दर में कितने का भाग दे देंगे, 3 का दे देंगे। क्यों देंगे, समझ में आ गया। तो अब दोनों क्या हो गई, ये बराबर, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि विलोप्त हो रहे हैं। अब NH3 के बनने की दर N2 के बनने की दर से कितनी है, 2 गुनी। तो इसमें भी किसका भाग दे देंगे, NH3 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा T, भाग कितने का देंगे, 2 का, और साइन किसका, प्लस का। क्लियर। अब समझ में आ गया सबको। तो जब भी हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे, जब भी हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे
तो स्टोइकियोमीतीय गुणांक का भाग देंगे विलोपन की दर या उत्पाद के बनने की दर में। क्यों देंगे ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। और कोई एग्जाम्पल देखें। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को देखें। इसके लिए हम लिखें अभिक्रिया वेग, तो क्या लिखेंगे? बी आर माइनस की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी, भाग किसका देंगे? 5 का, साइन माइनस का। इसी तरह बी आर ओ 3 माइनस भाग डेल्टा टी। ठीक, कोई स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक है यहाँ पे, बराबर इससे लिखें तो बी आर 2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, साइन किसका आएगा? प्लस का, और भाग किसका देंगे? 3 का, उत्पाद है तो प्लस का साइन, बराबर H2O की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी, भाग कितने का देंगे? 3 का, साइन किसका आएगा? प्लस का। समझ में आ गई बात? तो इस तरह हम किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं। और अभिक्रिया वेग लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है आपको समझ में आ गया होगा। स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक भाग में आएगा, स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक का भाग लगेगा। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, क्या है? ये अभिक्रिया दे रखी है 4NH3 + 5O2, 4NO2 + 6H2O। अब यहाँ क्या दिया इसने? NO के बनने की दर, NO के बनने की दर, यह NO है ये, ठीक। NO के बनने की दर है 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो हमें क्या बताना है? अमोनिया के विलोपन की दर, अमोनिया के विलोपन की दर ज्ञात करनी है और जल के बनने की दर पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे? तो यह इसने दिया है NO के बनने की दर, दिया है क्या? NO के बनने की दर 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमें पहले क्या पता लगाना है? अमोनिया के विलोपन की दर। तो पहले इस अभिक्रिया से हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे। अभिक्रिया वेग बराबर NH3 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, और भाग किसका देंगे? 4 का, साइन किसका? माइनस का। क्लियर? इसी तरह ऑक्सीजन से लिखें तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, भाग किसका देंगे? 5 का, साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का। क्लियर? इससे लिखें NO, NO की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, भाग किसका देंगे? 4 का, चिन्ह किसका लगाएंगे? प्लस का। क्लियर? इसी तरह हम इससे लिखें तो H2O की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, ठीक, यहाँ डेल्टा, भाग किसका देंगे? 6 का। क्लियर हो गई बात? अब हमें देखो यहाँ पर देखना है, हमें पता तो क्या लगाना है? अमोनिया के बनने की दर, और दिया क्या है? NO दे क्या रखा है यहाँ पर? NO के बनने की दर दे रखी है, ये दे रखा है। ये हमने अभिक्रिया वेग का सूत्र लिख दिया सभी के लिए। अगर अमोनिया की सांद्रता से है तो इस तरह ज्ञात करेंगे, ऑक्सीजन की सांद्रता से इस तरह ज्ञात करेंगे, NO की सांद्रता है तो इस तरह पता लगाएंगे, और डेल्टा H2O की है तो इस तरह पता लगाएंगे। तो ये हमने लिख दिया अभिक्रिया वेग का सूत्र। अब हमें पता क्या लगाना है? अमोनिया के विलोपन की दर। दे क्या रखा है इसने? NO के बनने की दर। तो NO के बनने की दर दे रखी है, अमोनिया के विलोपन की दर पता लगानी है। तो अमोनिया के विलोपन की दर से लिखें तो डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी भाग 4, ठीक।
और बराबर ये बराबर होंगे डेल्टा NO के बनने की दर 4 डेल्टा T, यानी ये हमें पता लगानी है, ये हमें दे रखी है। इन दोनों को हमने हटा दिया, इसको और इसको। पहले इन दोनों को देख रहे हैं क्योंकि ये हमें पता लगाना है और ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कितना दे रखा है यहाँ देखें हम तो माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T भाग 4, और ये कितना दे रखा है अमोन NO के बनने की दर, NO के बनने की दर एन डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, ये NO के बनने की दर है जिसमें भाग किसका दिया गया है 4 का। तो ये NO के बनने की दर कितनी दे रखी है 3.6 गुणा 10 की घात -3/4। क्लियर। तो ये 4 से तो 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बचा क्या, क्या बचा, ये बच गया। क्या है ये अमोनिया के बनने की दर, क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गई अमोनिया के बनने की दर। अब हमें और क्या पता लगाना है, ये तो अमोनिया के बनने की दर आ गई, हमें पता क्या लगाना है जल के बनने की दर ज्ञात करो। अब जल के बनने की दर और NO के बनने की दर में क्या संबंध है, इन दोनों से पता लगा लेंगे। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें पता लगाना है। तो NO के बनने की दर डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, ये तो NO के बनने की दर हो गई, और इसमें कितने का भाग देना है 4 का देना है। और H2O डेल्टा H2O की सांद्रता अपॉन डेल्टा T भाग कितने का 6 का, दोनों में यही संबंध है। अब ये दे रखा है कितना 3.6 गुणा 10 की घात -3। ठीक, ये तो हो गई NO के बनने की दर, और ये हो गया स्टोइकियोमीट्रिक गुणांक जिसका भाग लग जाएगा 4 बराबर। हमें पता लगाना है क्या H2O के बनने की दर डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, यानी हमें ये पता लगाना है H2O के बनने की दर पता लगानी है। तो डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T यानी H2O के बनने की दर, ये कहाँ जाएगा गुणा में, तो 6 गुणा 3.6 गुणा 10 की घात -3/4 से काट दें इसको, 4 नाम 36 0.9 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 54 5.4 गुणा 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो H2O के बनने की दर आ गई ये, और अमोनिया के बनने की दर आ गई है। समझ में आ गया। दोबारा एक बार देख लेंगे, इस बिल्कुल सरल सवाल है। यह अभिक्रिया है, इसमें NO के बनने की दर दे रखी है। पहले हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया से अभिक्रिया वेग का सूत्र लिख देंगे। जो पूछा है और जो दिया गया उनके बीच में क्या संबंध है उसको देख लेंगे हम। अमोनिया के विलोपन की दर पता लगानी है, NO के बनने की दर दे रखी है, तो इन दोनों में ये संबंध है। ठीक, तो इसके सहायता से हमने पता लगाया अमोनिया के बनने की दर, और H2O के बनने की दर और NO के बनने की दर में ये संबंध है। इससे पता लगाया हमने H2O के बनने की दर को। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अभिक्रिया 4N2O5 बराबर है 4NO2 + O2। क्या पूछा है, यदि N2O5 की सांद्रता दे रखी है 2.33 m, जो 200 मिनट के पश्चात कितनी हो गई 2.08 m हो गई, तो औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है और NO2 के बनने की दर पता लगानी है। औसत अभिक्रिया वेग पता लगाएंगे पहले और फिर NO2 के बनने की दर। तो पहले पता लगाते हैं औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अभिकारक N2O5 की सांद्रता दे रखी है, तो हमने देखा है सांद्रता में परिवर्तन कितना आएगा, डेल्टा NO2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। ठीक, NO2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T और सांद्रता में परिवर्तन बटा समय।
इस सूत्र से हम क्या याद कर लेंगे, अभिक्रिया का वेग पता लगा लेंगे और 4 का क्या देंगे यहाँ पर भाग, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 4 है तो 4 का भाग दे देंगे। तो अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा, N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन कितना आएगा, प्रारंभिक सांद्रता तो कितनी है 2.33, बाद में कितनी हो गई, अंतिम सांद्रता कितनी है 2.08, पहले कितनी थी 2.33, ठीक है, बाहर माइनस का चिन्ह है, अंतिम सांद्रता 2.08, प्रारंभिक सांद्रता 2.33, समय कितना है 200 मिनट और 4, 2.08 माइनस 2.33 कितना बच जाएगा 0.25, माइनस का, माइनस से माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.25 बटा 4 गुणा 200, ठीक है। इसको काट देंगे 0.25, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर, 25 चौका 100 काट देंगे, 4 दूनी 8 चौक 32, यानी हल करने पे आ जाएगा 3.1 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मिनट में है समय, तो ये आ गया 3.1 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्या आ गया ये अभिक्रिया वेग। अब हमें क्या पता लगाना है, NO2 के बनने की दर, अभिक्रिया वेग तो आ गया, अब NO2 के बनने की दर पता लगाएंगे। तो अभिक्रिया वेग, इस अभिक्रिया से हम देखें NO2 के बनने की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया वेग जो हमने अभी ज्ञात किया और NO2 के बनने की दर में क्या संबंध है, NO2 के बनने की दर NO2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा T, भाग कितने का आएगा 4 का, तो NO2 के बनने की दर बटा 4 यही होगा। तो NO2 के बनने की दर, अभिक्रिया वेग पता है हमें, तो अभिक्रिया वेग कितना है 3.1 गुणा 10 की घात -4, यह भी हमने देखा अभिक्रिया वेग 3.1 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बराबर NO2 के बनने की दर बटा कितना 4, यही होगा ना, ये डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ये क्या है NO2 के बनने की दर, तो NO2 के बनने की दर बटा कितना 4, तो NO2 के बनने की दर कितनी हो जाएगी, NO2 के बनने की दर बराबर अभिक्रिया वेग को कितने से गुणा कर देंगे 4 से, 4 गुणा 3.1 गुणा 10 की घात -4, क्लियर। तो आ जाएगा 4 3 चौक 12, 12.4 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह हम अभिक्रिया का वेग पता लगा लेंगे, औसत अभिक्रिया वेग, और अभिक्रिया वेग की सहायता से NO2 के बनने की दर, NO2 के बनने की दर अभिक्रिया वेग से कितना गुणा हो गई 4 गुणा हो, ठीक। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आज जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।